में आपको कोई इंसानी हकूक की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी नजर आती है? बराए नाम सी चंद जगहों पे है, मगर जब उनके बयानात सुने इंसानी हकूक वालों के, जब आप ह्यूमन राइट्स वालों के बयानात सुने तो वो तो कहते हैं, इस तरीके से बात करते हैं जैसे पाकिस्तान में सरेआम लोगों के गले उतारे जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि एलॉन मस्क जो है, जो कि इस वक्त ट्विटर के भी ओनर हैं और सीईओ हैं टेस्ला के, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसका काम दुनिया में अमन कायम करना है और इंटरनेशनल सिक्योरिटी है। वो कहते हैं कि जी इंडिया जो है सबसे पॉपुलस कंट्री है इस दुनिया में, लेकिन उसकी परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं कि एलोन मस्क ने इंडिया को पिच किया है फॉर द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट, और ये बात उन्होंने लिखी है ट्विटर यानी कि एक्स के अपने अकाउंट पर। एलोन मस्क का ये कहना कितना अहम है, ये बात याद रखिए। एलोन मस्क दुनिया का एक बड़ा, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा समझा जाता है, जो सियासत पर भी बहुत बात करते हुए नजर आते हैं। और उन्होंने अब ये लिखा है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ना देना एब्सर्ड है। और उन्होंने कहा कि जो कंट्रीज हैं वो ये नहीं चाहते कि जो अपनी ताकत उनके पास है वो दूसरों तक उसको ट्रांसफर करें या शिफ्ट करें। नमस्कार, जय हिंद। द लवली न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर अरबपति और टेस्ला कार कंपनी के मालिक एलन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देने के लिए भारत की दावेदारी का खुलकर समर्थन किया है। यही नहीं, मस्क ने धरती पर अधिक आबादी वाले देश भारत के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर दुनिया को जमकर सुना दिया। एलन मस्क ने कहा कि भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता नहीं देना बेतुका है। टेस्ला सीईओ के इस बयान के बाद पाकिस्तान में घबराहट बढ़ गई है। चीन के इशारे पर पाकिस्तान लंबे समय से भारत की दावेदारी का कड़ा विरोध कर रहा है। आइए समझते हैं पूरा मामला। पाकिस्तान का कहना है कि भारत दुनिया के इस सबसे शक्तिशाली निकाय में स्थायी सदस्य बनने का हकदार नहीं है। वहीं एलन मस्क ने कहा कि दुनिया के शक्तिशाली देश अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। एलन मस्क ने अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, संयुक्त राष्ट्र के निकायों में समीक्षा की जरूरत है। समस्या ये है कि जिनके पास बहुत ज्यादा शक्ति है वे इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। यह हास्यास्पद है कि धरती पर सबसे ज्यादा आबादी होने के बाद भी भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं दी गई है। मेरी राय है कि अफ्रीका को भी सामूहिक रूप से एक स्थायी सीट दी जानी चाहिए। बात यह है कि आप एक मुसलमान मुल्क हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक मुसलमान मुल्क हैं, और दूसरे नंबर पे आप एक एटॉमिक पावर हैं। आपको क्यों देंगे वो? क्या किसी और मुसलमान को उन्होंने वीटो पावर दी है? फिर नंबर 2, आप देखें भारत जो है वो आबादी के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुल्क है। बात मैं ऐड करना चाहूंगी, सॉरी आपकी बात को काट रही हूं। आप वीटो पावर उसको मिलती है जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। देखिए आपकी बात ठीक है, हम एटॉमिक पावर है, लेकिन इकोनॉमी को देख रही है अभी दुनिया। आज से 5 साल पहले भारत की इकोनॉमी कहां पे थी? 5वें नंबर पर है, उससे पहले काफी 5 साल पहले बताइए कहां पे थी? 5 साल पहले डाउन थी ना हमारे मुकाबला, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस था, ज्यादा नहीं था। अगर देखें उस वक्त भी, आज से बल्कि 7 साल पहले भी ये बातें हो रही थी कि भारत को वीटो पावर का हक मिलना चाहिए। ये 2014 उसकी एक बहुत बड़ी रीजन है। क्या भारत में एक जमाने में 17 आज़ादी की तहरीकें चल रही थी? मिजोरम, नागालैंड, कश्मीर, खालिस्तान और इवन इनका जो असम और बंगाल है वहाँ पे भी चल रही थी। क्या कभी अक़वाम मुत्तहिदा ने या जो आपके पावरफुल कंट्रीज हैं, क्या उन्होंने उस तरीके से मजम्मत की इंडिया की जिस तरीके से पाकिस्तान में की जाती है? आप यहाँ पे फिर रही हैं, क्या पाकिस्तान में आपको कोई इंसानी हकूक की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी नजर आती है? बराए नाम सी चंद जगहों पे है, मगर जब उनके बयानात सुने इंसानी हकूक वालों के, जब आप ह्यूमन राइट्स वालों के बयानात सुने तो वो तो कहते हैं, इस तरीके से बात करते हैं जैसे पाकिस्तान में सरेआम लोगों के गले उतारे जा रहे हो। इंडिया को क्यों नहीं करते? रीजन इकोनॉमी नहीं है। हम मुसलमान मुल्क है ना, हमारा तो सबसे बड़ा गुनाह ही है। ये छोटे सऊदीया की बड़ी ठाट है, दुबई की बड़ी है, वो सुने मेरी बात सुने। अभी एटॉमिक मुल्क की बात करें, सऊदीया के इंसानी हकूक की बात नहीं होती? क्यों होती है? देखिए एक मिनट मेरी बात, अब मेरी तो बात सुन ले, आपने अपने रिव्यूज दे दिए। देखिए सऊदीया की बड़ी इज्जत है, जितने इस्लामिक ममालिक है उनकी इज्जत है। अभी दुनिया में आप कहते हैं ना कि हमें मुसलमान होने की वजह से टारगेट किया जाता है, आप ये ना बोले, आप पाकिस्तानी नाम लें, पाकिस्तानी बोले, पाकिस्तानी को टारगेट करते हैं। सऊदी अरब की जो इज्जत है वो उस वक्त से बनी है जब उसने अपनी थोड़ी सी पॉलिसियां बदली हैं, ठीक है ना? पॉलिसियां जब बदली तो उनका एक डिफरेंट आप उनका ना इमेज बन चुका है। उससे पहले तो नहीं थी। उससे पहले तो वो ये कहते थे कि ये सऊदीयन इस्लामी सजाएं क्यों देते हैं, ये हाथ क्यों काटते हैं, ये अभी भी देते हैं, दे रहे हैं ना, मगर अब वो बात उस तरीके से उन पे नहीं हो रही। मैं आपको बताती हूं, आपको पता क्यों लग रहा है? क्योंकि वो अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए वहां पर डिफरेंट सेक्टर्स में ग्रोथ कर रहे हैं। हालांकि अभी भी वहां पर शरई निजाम है, चोरी करने वाले का हाथ काटा जाता है, जना करने वाले को कोड़े मारे जाते हैं, फांसी दी जाती है, अभी भी वहां का निजाम यही है। लेकिन बात ये सुनिए, मोहम्मद बिन सलमान की बात कर रहे हैं ना, तो उन्होंने पॉलिसी सिर्फ इसलिए अपडेट की ताकि इकोनॉमी को थोड़ी ग्रोथ मिले। फॉर एग्जांपल उन्होंने ऑटो को ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया, वो इसलिए ताकि उनकी इकोनॉमी आगे बढ़े। उनको पता है कि तेल से नहीं गुजारा होना हमारा। नहीं, ऑटो के लाइसेंस तो पाकिस्तान में भी ढेर है। मैं सऊदीया की बात कर रही हूं भाई। मेरी बात सुनिए ना, मैं वही देखिए, जो मेन चीज है, मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद उनकी पॉलिसियां बदली हैं। बहुत बड़ा सिटी भी बन रहा है, आपको पता होगा, वो बन रहा है ना, ठीक है, और वो भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, मगर अब उस तरीके से उनके ऊपर वो तनकीद नहीं हो रही जो बहुत पहले होती थी, बल्कि आज से 2 साल पहले होती थी।
इंसानी हकूक वाले वो डंडे लेके उनके पीछे पड़े होते थे। तो जब देखें मेन रीज़न जो है ना, मेन इशू, जब तक हमारे यहाँ पे इस्लाम का नाम लेने वाले हैं ना, हमें कोई नहीं मानेगा। आपके वर्ल्ड के जितने ममालिक हैं उनका इस्लाम से तो कोई तल्लुक नहीं है। हमारा है, हमारा तो है, हम मुसलमान तो है ना। कलमा कौन पढ़ता है? शरिया लो नाफिज है यहाँ? नहीं, वो नाफिज नहीं है, वो एक अलग बात है। कलमा सब पढ़ते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, हम मुसलमान तो है ना, यहाँ पे कोई है जो मुसलमान नहीं है? कलमा सब पढ़ते हैं ना आप लोग, सब पढ़ रहे हैं। हाँ, हमारे ऊपर हमने नाफिज उस तरीके से कर नहीं सके जो हमें करना चाहिए था, नहीं किया। अफगानिस्तान में है ना प्रॉपर शरिया लो? बिल्कुल है। है कि नहीं है? ये अफगानिस्तान को जितना अमेरिका निकल चुका है वहाँ से। जितना तालिबान, मैं तालिबान को कभी भी सही नहीं कहता, बिल्कुल गलत है। उनकी पॉलिसियां औरतों के लिए इंतहाई गलत है। आप एक 53% की आबादी को आप घरों में नहीं बढ़ा सकते। आपने उनको, अगर आपने तरक्की करनी है तो उनको आपको साथ साथ लेके आना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। जो चीज़ें होती है हमारे यहाँ पे उनको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें क्यों टारगेट किया जाता है? हमें टारगेट करने की रीज़न सिर्फ एक है, हम मुसलमान मुल्क हैं। आज हम बदल जाएं। एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगी, देखिए इस्लामिक कंट्री है वो आपकी बात ठीक है, हमने इस्लाम के नाम पर ही मुल्क अलग किया था, लेकिन मेरी बात सुनिए, सवाल तो पूरा होने दे, सवाल तो पूरा होने दे। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं और 1965 से बाद ये एक्सपैंड नहीं हुई और इंडिया का बड़ी ख्वाहिश है कि उसको परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। इसके लिए इंडिया बड़ी तगोदो कर रहा है, ठीक है जी। आपको पता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है ये वर्ल्ड वार 2 के बाद एस्टैब्लिश हुई थी 17 जनवरी 1946 को। जारी बात है जिसका मतलब इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मामला थे, लेकिन कुछ ऐसे ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे यूएन जनरल असेंबली एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंप्लीटली इररेलेवेंट है और वो एक मुहावरा हम बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस जो है वो चल रहा है इस वक्त दुनिया में। अब जो जिसे कहते हैं ना, इंडिया लॉबिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा कि हम कैसे परमानेंट मेंबर बने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कॉन्टिन्यूसली। अगले दिन, थोड़े दिन पहले आपको पता है मैंने एक डिस्कशन की थी कि ओआरएफ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के जो हैं समीर साहब, आई थिंक उनका नाम है, ही वाज इन द यूएन अलॉन्ग विद द परमानेंट मेंबर ऑफ द इंडिया इन द यूएन। मैडम के साथ वो मिलके, तो दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ टू रिफॉर्म द यूएन और उन्होंने कुछ बाकी लोगों को भी साथ लिया हुआ था। सो ये जैसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ अब कहा जाता है कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने के लिए 2/3 जो मेंबर हैं यूएन जनरल असेंबली के एंड ऑल द P5 नेशंस की अप्रूवल चाहिए। 2/3 एंड ऑल द P5 नेशंस। मेरा ख्याल है इंडिया 2/3 मेंबरशिप तो सपोर्ट तो यूएन जनरल असेंबली की ले जाएगा, लेकिन P5 में आके चाइना रोक देगा। लेकिन सारी बात है ये इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी होती है इसमें आप एक जगह फंस जाते हैं, एक जगह आपका पलड़ा भारी होता है, एक दूसरी जगह दूसरे का पलड़ा भारी होता है। सो देखने में ये है कि ये जो कैसे आगे चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ कि जो एलन मस्क हैं वो ये क्यों कह रहे हैं और उनका इसमें क्या इंटरेस्ट है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले इंडिया के अंदर सुनने में तो ये भी आता है कि जो ट्विटर के हवाले से भी और टेस्ला के हवाले से भी बात करता हूँ, ट्विटर ने बहुत सारे अकाउंट्स जो थे इंडिया में ब्लॉक कर दिए थे, जिस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट का बड़ा प्रेशर था उस वक्त। ये दैट वाज एन ट्विटर बट नाउ इट्स एन एक्स, ठीक है जी। और ये जो प्लेटफॉर्म आपको पता है ट्विटर है, वो बार बार वो जिसे कहते हैं ना इन्फ्लुएंस रखता है, ठीक है जी। इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने इस ट्विटर को कहा कि बहुत सारे सैकड़ों ऐसे हंड्रेड्स एक्स के अकाउंट्स थे जिनको उन्होंने, जो कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे और पर्टिकुलरली तब ये फार्मर्स का इशू बना हुआ था। तो ट्विटर ने मान ली थी बात। सुनने में आता है कि 500 से ज़्यादा अकाउंट उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और ये इंडिया के अंदर अनरेस्ट एंड लॉलेसनेस फैला सकते हैं, एंड द ट्विटर हैड टू एग्री विद दिस। और अब ये जो क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल्स के तो उन्होंने कर लिए, लेकिन उस वक्त मेरा ख्याल है एक्स ने ये कहा कि ऐसे अकाउंट्स जिनका ताल्लुक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन से हो, उनको जो है वो इंडियन लॉ के हिसाब से चीज़ें देखनी पड़ेंगी और हम जो है हेल्दी कन्वर्सेशन चाहते हैं। ये सारी बातें, इससे बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ, ठीक है जी। और आपको पता है अमेरिका के अंदर ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर दिया था। फिर जैसे ही ये एलन मस्क आए तो उन्होंने दोबारा वो अकाउंट जो है वो खोल दिया था। अब ये इंडिया पूरी दुनिया में एक डिबेट और बहस लेके चल पड़ा है कि भाई हमारा जो है वो करें, हमें परमानेंट सीट दें, हम डिमांड करते हैं। थोड़े दिन पहले अगर आपको याद होगा डॉक्टर जयशंकर ने एक वर्ड कहा था, सेल्फ सेलेक्टेड 5 चौधरीज ऑफ द वर्ल्ड, कि ये 5 चौधरी जो है कहाँ से आ गए। एक फैक्टर इसमें ये भी हो सकता है, देखिए वो बिजनेसमैन है, बड़ा स्मार्ट प्लेयर है, उसको वो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है उसको ना पता हो, लेकिन उसको लोगों ने वहाँ पर बताया हो कि टेस्ला जो है उसको इंडिया में वो नहीं मिल रहा जो टेस्ला चाहता है। तो हो सकता है टेस्ला इस वक्त चाइना में तो बन रही है, लेकिन इंडिया के अंदर टेस्ला वो बनाना चाहते हैं, ठीक है जी। सुनने में आया था कि इस साल 2023 में, ये जो पिछला साल गुजरा है, दोबारा डिस्कशन शुरू हो गई है टेस्ला के हवाले से। और नरेंद्र मोदी आई थिंक जब जून में गए थे या पिछले साल यूएन में गए थे, कहाँ गए थे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो उनकी टेस्ला के सीईओ से मुलाकात हुई थी और उस वक्त ये बातें चली और उन्होंने कहा कि हम हर चीज़ करेंगे जो टेस्ला को चाहिए होगा। सुनने में आ रहा था वो कोई ज़मीन चाहते थे, कोई इस तरह की चीज़ें चाहते थे और टैक्स कम करना चाहते थे, जिसको पहले तो उन्होंने कहा नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने एक फैक्ट्री जो है वो बर्लिन में भी लगा ली थी और ये भी एक चीज़ थी। अब इंडिया जारी बात चाहता है कि जितने बड़ी ये $multi-billion कंपनीज हैं ये इंडिया में आके, अगर भाई बोइंग अपना आके सेटअप लगा सकता है अमेरिका में के बाद सबसे बड़ा सेटअप वही लगा सकता है, तो एशिया इज़ वेरी रिच। इंडिया के अंदर खुद बड़े हज़ारों मिलेनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इस सारे खित्ते के अंदर।
सो इंडिया इज बिकमिंग अ हब फॉर दैट रीजन, ठीक है जी। और जारी बात है, जैसे वो कहते हैं ना, इंडिया अगर वो सारे का सारा जो जो चीज़ें मांगता है टेस्ला उनको दे दे और टेस्ला रिटर्न ज़मीन ले ले, टैक्सेशन कम हो, इस तरह की चीज़ें हों, तो ये भी फैक्टर है। इसको अंडर एस्टिमेट ना करें इस फैक्टर को। हो सकता है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए टेस्ला सीईओ ने ये बात की हो। एक वक्त था कि मोदी साहब जो है वो टेस्ला जाते थे और जाके वहाँ पे देखते थे। देखिए, इसका ताल्लुक ये है कि नरेंद्र मोदी ने अप्रोच किया लोगों को, एंड देन यू डोंट अप्रोच फॉर योरसेल्फ, यू अप्रोच फॉर योर पीपल। आप अपने लोगों के लिए अप्रोच करते हैं, आप किसी और के लिए नहीं अप्रोच करते। और ठीक है जी, इंडिया क्या कह रहा है? वो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है, वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है। ये जी सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा प्लान है। टेस्ला अपनी इंपोर्ट ड्यूटियाँ कम करा लेगा, हो सकता है गुजरात, ये सारे यूपी और राजस्थान और इन एरियाज़ में, यहाँ की और इवन साउथ में, क्योंकि टैलेंट बहुत ज़्यादा साउथ में है। नॉर्थ में भी है, लेकिन साउथ में लार्जली एक इंप्रेशन है इंडिया के अंदर कि टैलेंट सारा साउथ में ज़्यादा पाया जाता है, बिकॉज दे जस्ट वर्क, वो काम करते हैं। ये जो नॉर्थ वाले हैं भारत के अंदर, ये पॉलिटिक्स और इन चीज़ों में ज़्यादा है, ठीक है, फूफ हाँ एक होती है, बट साउथ इज़ लाइक अबाउट वर्क एंड वो वर्कहोलिक लोग हैं और इस तरह के, ठीक है जी। अब गवर्नमेंट जो है इंडिया की, वो सारी बात है, चाहती है कि ये सारे मैन्युफैक्चरर्स जो है वो इंडिया में आए। अगर टेस्ला इंडिया आ जाता है तो अब आप इमेजिन करें कि क्या है। और ये जो इस वक्त एक ड्राइव है जी, ग्रीन कार्ड्स की ड्राइव है, ठीक है जी। डोनाल्ड ट्रंप तो चीख रहा है ना अमेरिका के अंदर, वो कहता है तुसी की करन रहे हो, ये सारी की सारी गाड़ियों का तुम सत्यानाश कर लोगे, अगर ये ग्रीन कार्स आ गई तो हम किधर जाएंगे, ये सारी फैक्ट्रियाँ तबाह हो जाएंगी। सो ये ग्रीन कार्स को रोको। इंडिया जो है वो वादा कर रहा है नरेंद्र मोदी के 2070 तक हम कार्बन फ्री हो जाएंगे, ठीक है जी। वो सारी बातें वादे ही हैं, लेकिन एटलीस्ट द वर्ल्ड हैज़ टू सी दैट इन विच डायरेक्शन यू आर मूविंग, ठीक है जी। सो जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ। अब पाकिस्तान के अंदर आप देखें, मैं